इकोनॉमिक्स चार्ट रिवीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 4। यस सरकार, मार्केट वाले पूरे चैप्टर को ओपन करने वाले हैं, पूरा रिवीजन करेंगे, वो भी मेरी चार्ट बुक से, यानी चार्ट के थ्रू, यानी क्विकली होगा, फास्ट होगा, शानदार होगा, मजेदार होगा और आपके सारे के सारे गेट खुल जाएंगे। ठीक है, काइंड ऑफ वन शॉट, मतलब थोड़ा सा वन शॉट से कम समय लगता है क्योंकि ये चार्ट रिवीजन है। वन शॉट के अंदर हम बहुत ज्यादा समय देते हैं, तो ये क्विक रिवीजन काइंड ऑफ चीज है। ठीक है, हाँ जी चलिए शुरू करते हैं। जतिन मेला दिस साइड फ्रॉम विष्णु स्वागत अभिनंदन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया जी, हमारे इसमें आपको पता होगा कि चैप्टर 4 के अंदर 3 यूनिट्स है, एक नहीं दो नहीं पूरे 3 है। हाँ जी सरकार, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सर इकोनॉमिक्स कितने प्रकार का होता है। सर इकोनॉमिक्स यानी मार्केट कितने प्रकार का होता है। सर देखो मार्केट कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले मार्केट क्या होता है। देखो मार्केट होता है जहां पर भी कोई इंसान कोई भी चीज बाय या सेल कर रहा है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए, मतलब कुछ तो होना चाहिए बेचने के लिए, बार्गेन फॉर अ प्राइस होनी चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, अज्ञानता की यहां पे जरूरत नहीं है, एंड वन प्राइस फॉर प्रोडक्ट एट फॉर प्रोडक्ट और सर्विस एट गिवन टाइम, मतलब एक समय पे एक प्रोडक्ट की एक ही प्राइस होनी चाहिए। यानी सुबह जा रहे हो तो मूवी जो है 60 रुपए का टिकट मिलेगी, शाम को जाओगे तो 260 की मिलेगी, एक समय पे एक ही चीज होना चाहिए। ठीक है, मार्केट को ऐसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है, बच्चे से छोड़ देते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट रखती है। सर क्लासिफिकेशन मार्केट कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला ज्योग्राफिकल बेसिस पे होता है लोकल, अरे तुम्हारे घर के ठीक पास वाला है ना, रीजनल मार्केट। ठीक है, सॉरी तुम्हारे घर के ठीक पास वाला, फिर होता है रीजनल मार्केट, जैसे इंदौर इज अ पार्ट ऑफ मालवा रीजन। ठीक है, तो यहां पर सेव नमकीन ओए होए है ना। महाराष्ट्र ले जाओगे तो महाराष्ट्र में आपको वड़ा पाव बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब ये रीजनल मार्केट हो गए। फिर होता है नेशनल मार्केट, पूरा देश हमारा है। ठीक है, हाँ पूरा देश हमारा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल मार्केट। सर इंटरनेशनल मार्केट भी एग्जिस्ट करता है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सब लोग बेस्ट एग्जांपल है इस चीज के। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम भी होता है वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब क्या होता है सर। वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब पेरिशेबल गुड्स, दूध सब्जी ये सब चीजें। ठीक है, शॉर्ट पीरियड मतलब सर जो वेरी शॉर्ट पीरियड से थोड़ा सा बड़ा होता है, अब पैकेट्स फूड्स वगैरह सब जो चीज होते हैं उसको इसके अंदर काउंट करता है। लॉन्ग पीरियड मार्केट मतलब ओ बाबा सुनो वेरी शॉर्ट में आपको याद है क्या। हाँ जी सरकार, सप्लाई एकदम फिक्स होता है क्या। हाँ जी सरकार, आप सप्लाई बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। वेरी शॉर्ट पीरियड में आप सप्लाई का एक फैक्टर बदल सकते हो। ठीक है, एक फैक्टर वेरिएबल है, एक फैक्टर फिक्स है। और भैया जी हमारा लॉन्ग पीरियड मतलब दोनों ही वेरिएबल है। हाँ जी सरकार, सारे फैक्टर वेरिएबल से कोई भी फैक्टर जो है फिक्स नहीं है। और वेरी लॉन्ग पीरियड सेक्युलर पीरियड यानी जमाना बदल जाए, जैसे पुराने जमाने में लोग धोतियां पहना करते थे, आजकल जीन्स पहनते हैं ना, तो इसे कहते हैं सेक्युलर पीरियड। ठीक है, हाँ जी सरकार, समझ रहे हो, भावनाएं समझो, भावनाएं। ऑन द फ्लो ट्रांजैक्शन गाइस, दो चीजें हो सकती है, एक हाथ दो एक हाथ लो, इसे कहते हैं स्पॉट और कैश मार्केट। अभी पैसा दिया, अभी मान लिया, बात खत्म, रात खत्म, मौजा ही मौजा। ठीक है, फिर होता है फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट। आज डील कर रहे हैं लेकिन बात फ्यूचर में होगी। जैसे आपने 10 साल की लड़की को देख के, कोई बात नहीं, रिलैक्स, गलत मत सोचो, अच्छा सोचो। 10 साल की लड़की को देख के बोला कि वो खेती कर रही थी, तुमने कहा बेटा तुम ये खेती कर रहे हो। बोले हाँ, तो बोले कि ये खेती मुझे बेच दो, है ना। ठीक है, तुमने कहा कि ये खेती मुझे बेच दो, तो उसने कहा अरे साहब अभी तो मैंने खेती लगाई है, अभी तो 4 महीने लगेंगे सर खेती को पकने में। आपने कहा कोई बात नहीं, मैं आज खरीद लेता हूं, 4 महीने बाद बताओ कितने में बेचोगी, आज ही पैसा दे दो तो मुझे माल 4 महीने बाद दे देना। इसे क्या कहते हैं, फ्यूचर और फॉरवर्ड मार्केट। बहुत लोगों को लगा था कि 10 साल की लड़की है तो शादी की बात होगी। बेशर्मो, देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, वैसे लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी बचाओ, है ना, लड़कों को बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ साथ लड़कों को बचाओ। ठीक है, ये सरकार ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। सरकार एक होता है रेगुलेटेड मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट जिसे कोई कंट्रोल करता है, जैसे स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज को जो है, स्टॉक मार्केट को जो है सेबी कंट्रोल करता है, जैसे बैंकिंग सिस्टम को आरबीआई मैनेज करता है, इंश्योरेंस को आईआरडीआई मैनेज करता है, ऐसे ये सब लोग एक दूसरे को मैनेज करते हैं ना जी सरकार। एक होता है अनरेगुलेटेड मार्केट, जो अभी है यूट्यूब, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, इसके ऊपर कानून आने वाला है, जो बहुत खराब बात हो सकती है, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूं। अनरेगुलेटेड मतलब जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं मेरे लेक्चर में क्या पढ़ाऊंगा, क्या नहीं पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे नहीं पढ़ाऊंगा, ये सब मेरी श्रद्धा भक्ति है, इससे मोदी जी का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस, वॉल्यूम कितना बड़ा है, यानी होलसेल थोक के भाव में 1 दर्जन 2 दर्जन 5 दर्जन 10 दर्जन 100 पीस 1000 पीस, ये हो गया होलसेल। भैया 1 पीस दे देना, अरे भैया आधा पीस दे देना, अरे भैया थोड़ा सा
इसे कहते हैं रिटेल मार्केट। करेक्ट? हाँ जी सरकार। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, हाँ जी सरकार। अब मार्केट कितने प्रकार का होता है सर? मार्केट जो है 4 प्रकार का होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। अब ये क्या होते हैं? अभी 5 मिनट बाद अपने को यही पढ़ना है, तो फिर समय पढ़ेंगे, समय बचाओ, इसे तो कहते हैं चार्ट रिवीजन। ठीक है, ताकि अपने समय का सही उपयोग कर पाओगे। ठीक है सरकार। अब मेरा अजम्पशन है कि आपको ये सब बातें आती होगी। सर टोटल रेवेन्यू क्या होता है? ठीक है, एक सेकंड दे दो लल्ला मुझे। हाँ जी सरकार, टोटल रेवेन्यू क्या होता है सर? टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। 10 रुपए का माल है, 100 बेचे हैं, 1000 रुपए का रेवेन्यू हो गया। हाँ, तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है? 10 रुपए का माल है और यस सरकार, हाँ जी सरकार, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोनो डाउट आहे क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू अपॉन में क्वांटिटी। सुनो बाबा, 1000 रुपए का रेवेन्यू हुआ, 100 क्वांटिटी बेची, कितना हुआ? 10 रुपए का एवरेज रेवेन्यू हुआ। अब एक बात समझोगे, इसे एओवी बोलते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू एक ही बात है। यहां पर एक बात को ध्यान से सुनना, एवरेज ऑर्डर वैल्यू या फिर एवरेज रेवेन्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी बिजनेस के लिए। ये क्वांटिटी को डिवाइड करके निकाला जा सकता है। मतलब हो सकता है कोई क्वांटिटी, कोई चीज 100 रुपए की बिकी हो, कोई चीज 1 रुपए की बिकी हो, मगर एवरेज रेवेन्यू उसका 51 हो जाएगा। अबे गधों, एक चीज 1 रुपए की बिकी, एक चीज 100 रुपए की बिकी, तो एक चीज 2 रुपए की बिकी और एक चीज 1 रुपए की बिकी, तो 102 डिवाइड बाय 2 इट विल बी 51। ये हो गया मेरा एवरेज ऑर्डर वैल्यू। समझ में आया कैसे निकलता है? हाँ जी सरकार। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू का एक फॉर्मूला हम लोग हमेशा करके हैं, TN माइनस TN माइनस 1। ठीक है, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है सर? मार्जिनल रेवेन्यू यानी एडिशनल रेवेन्यू होता है क्या? हाँ जी सरकार, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है एडिशनल रेवेन्यू। सर ये एडिशनल रेवेन्यू क्या होता है? एडिशनल रेवेन्यू मतलब जो नया रेवेन्यू आप कमा रहे हो। अच्छा, तो बी एक सेकंड, वर्लपूल का यहां नहीं है, एक मेरे उसमें पड़ा हुआ है, रूम में पड़ा हुआ है। क्या पता, ये नहीं पता किसका रिमोट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सरकार क्या क्लियर है? हाँ, अब यहां पर ये फॉर्मूला ही जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस 1 अपॉन में ई। वापस से बोले, एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस 1 अपॉन में ई। वंस अगेन, एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस 1 अपॉन में। यह वाला पूछा जा सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन ए आर, एम आर एंड टी आर के बीच में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सर फॉर्मूला क्या है? एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस 1 अपॉन में ई। ठीक है, ई प्लस ई सरकार, ई अगर 1 हुआ तो आंसर हो जाएगा 0। अगर ई अगर ग्रेटर देन 1 है तो आंसर होगा पॉजिटिव, ई अगर लेस देन 1 है तो आंसर होगा नेगेटिव। वापस बताओ, अगर ई 1 है तो आंसर होगा 0, अगर ई यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ई 1 है तो 0 होगा यानी यूनिट इलास्टिसिटी में। अगर ई ग्रेटर देन 1 है मतलब लग्जरी या फिर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो पॉजिटिव है, लेस देन 1 है यानी हमारा नेसेसिटी एंड हैबिचुअल गुड्स है। याद आ रहा है? पास्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाँ जी सरकार, तो वो नेगेटिव होगा। बधाई, एक यूनिट खत्म भी हुई हमारी। मैंने कहा ना, दिस इज अ काइंड ऑफ अ फास्ट रिवीजन। ठीक है, दिस इज अ क्विक रिवीजन। पूरा चार्ट रिवीजन इसलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आइए। मैं सिर्फ और सिर्फ इको में नहीं कर रहा हूं, सीए इंटर के एफएमएससी में भी करता हूं। ठीक है, हाँ जी सरकार। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, सुनो बाबा, कॉमन सेंस है ये, देखो जरा सा ही है। अब सुनो मेरी बात, हमने सुनो बाबा, हमने अकेले पढ़ा था डिमांड वाले टॉपिक में कि एक डिमांड होती है। हाँ जी सरकार, डिमांड में, डिमांड कर्व में मूवमेंट कब होता है? सर डिमांड कर्व में मूवमेंट तब होता है जब प्राइस में कोई बदलाव होता है। वापस से बताओ, डिमांड कर्व में मूवमेंट कब होता है? सर डिमांड कर्व में मूवमेंट तब होता है जब प्राइस में कोई बदलाव होता है। करेक्ट। सप्लाई कर्व में मूवमेंट कब होता है? सप्लाई कर्व में मूवमेंट तब होता है जब देयर इज अ मूवमेंट इन सप्लाई कर्व। वापस से बताओ, जब डिमांड कर्व में प्राइस के कारण कोई भी चेंजेस होता है इसलिए मूवमेंट होता है, सप्लाई में भी प्राइस के कारण अगर कोई भी चेंज होता है तो मूवमेंट होता है। करेक्ट। लेकिन शिफ्ट कब होता है?
सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व दोनों में ही मूवमेंट होता है प्राइस के कारण। लेकिन अगर कोई भी अदर फैक्टर काम कर रहा है, सुनो वापस से ध्यान से, ठीक है, अगर कोई भी अदर फैक्टर काम कर रहा है तो उस केस में हम उसे क्या कहते हैं सर, अगर कोई भी अदर फैक्टर काम कर रहा है तो देन देयर इज अ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, करेक्ट? हाँ जी सरकार, वापस से बोलता हूं, ध्यान से सुनो। अगर प्राइस बढ़ गई और डिमांड गिर गई, मूवमेंट इन डिमांड कर्व। प्राइस गिर गई, डिमांड बढ़ जाएगी, मूवमेंट इन डिमांड कर्व। प्राइस बढ़ गई, सप्लाई बढ़ जाएगी, मूवमेंट इन डिमांड कर्व। प्राइस गिर गई, सप्लाई गिर जाएगी, मूवमेंट इन डिमांड सप्लाई कर्व। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ हो तो सर, जैसे मान लो एक रिपोर्ट आ गई कि अगर तुम लोगों ने रोज दिन में 3 बार कॉफी पी तो तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। सर कॉफी बंद, कॉफी बंद, कॉफी बंद, कॉफी बंद, करेक्ट? तो इसका मतलब अगर कॉफी बंद होगी, अब सुनो, क्या प्राइस के कारण कुछ चेंजेस हुआ? नहीं सर, अदर देन प्राइस हुआ है, करेक्ट? देन देयर विल बी शिफ्ट इन डिमांड कर्व, करेक्ट? या सप्लाई कर्व में भी सेम होगा। अब अगर डिमांड और सप्लाई बढ़ रही है तो राइट में शिफ्ट मारेंगे। वापस बोलता हूं, डिमांड और सप्लाई बढ़ रही है तो राइट में शिफ्ट मारेंगे। डिमांड एंड सप्लाई घट रही है तो लेफ्ट में शिफ्ट मारेंगे। डिमांड एंड सप्लाई बढ़ रही है तो राइट में शिफ्ट मारेंगे। डिमांड एंड सप्लाई घट रही है तो लेफ्ट में शिफ्ट मारेंगे। बहुत सिंपल सी बात है सर, इससे इजी चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है? अब मेरी बात को ध्यान से सुन, ठीक है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज करूंगा, इस पूरे कंसेप्ट को मैं आपको 2 मिनट 5 मिनट समझा दूंगा। जितना कहूं उतना ही सोचना, ज्यादा मत सोचना, ठीक है? जितना बोलूं उतना सोचना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। देन सुनो मेरी बात, गवर्नमेंट ने मैगी बैन कर दी, क्या होगा? डिमांड में चेंज होगा, सप्लाई में चेंज होगा, राइट में शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा, क्या होगा? सर गवर्नमेंट ने मैगी बैन कर दी। अरे गवर्नमेंट ने मैगी बैन करी है, सप्लाई गिर जाएगी, सप्लाई गिर जाएगी मतलब सप्लाई लेफ्ट में चली जाएगी। सर डिमांड, अबे डिमांड का तो मैंने कुछ बोला ही नहीं ना, मैंने क्या बोला? गवर्नमेंट ने मैगी बैन कर दी। बैन तो बहुत सारी चीजें, डिमांड तो है ना उन सब चीजों की। गंदी गंदी चीजें मत बोलो जहां पे, ठीक है? गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें बैन करके, लेकिन उसकी डिमांड है ना? तो अगर मैंने आपसे कहा कि गवर्नमेंट ने मैगी बैन कर दी, इट मींस डिमांड जो है वो उसकी सप्लाई जो है उसकी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी, करेक्ट? मैगी वालों ने एक नई फैक्ट्री डाल दी, मैगी वालों ने एक नई फैक्ट्री डाल दी। सर अगर मैगी वालों ने एक नई फैक्ट्री डाल दी है मतलब देयर विल बी शिफ्ट इन सप्लाई कर्व टुवर्ड्स द राइट। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, हाँ 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 या ना, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनो मेरा ध्यान से, सरकार ने कॉफी बैन कर दी क्योंकि कॉफी पीने से हार्ट अटैक हो सकता है। सरकार ने कॉफी बैन कर दी क्योंकि कॉफी पीने से हार्ट अटैक हो सकता है। अब सरकार ने कॉफी बैन कर दी क्योंकि कॉफी पीने से हार्ट अटैक हो सकता है, हाँ। अब सुनो, सप्लाई भी राइट में शिफ्ट, लेफ्ट में शिफ्ट होगी क्योंकि सरकार ने वो बैन कर दी। और क्या हार्ट अटैक होता है? हाँ, तो डिमांड भी लेफ्ट में शिफ्ट होगी, सप्लाई भी लेफ्ट में शिफ्ट होगी, डिमांड भी लेफ्ट में शिफ्ट होगी। क्या ये वाली बात सबको समझ में आती है? अरे हाँ, सप्लाई भी लेफ्ट में शिफ्ट होगी और डिमांड भी लेफ्ट में शिफ्ट होगी, ठीक है। पार्ले जी के बिस्किट खाने से आपका दिमाग बढ़ेगा क्योंकि जी माने जीनियस, लेकिन पार्ले जी की फैक्ट्री में आग लग गई। पार्ले जी खाने से आप जी माने जीनियस हो जाओगे, लेकिन फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में आग लग गई, हाँ, तो शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स राइट। फैक्ट्री में आग लग गई ना, सॉरी, शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स लेफ्ट, हाँ। लेकिन पार्ले जी खाने से दिमाग बढ़ता है, तो दिमाग बढ़ता है मतलब द कर्व विल बी शिफ्ट टू द राइट, यानी डिमांड बढ़ गई, सप्लाई गिर गई, ठीक है। डिमांड बढ़ गई, सप्लाई गिर गई, ठीक है। हाँ जी सरकार। अब इसमें एक और बात समझो, ठीक है। अब इसमें एक और बात समझो, अगर पार्ले जी की फैक्ट्री में आग लग गई और पार्ले जी खाने से तुम चमन हो जाते हो, तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाता है। चमन के दो मतलब होती होगी। तो अगर पार्ले जी खाने से तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाता है और पार्ले जी फैक्ट्री में आग भी लग गई, तो सर सप्लाई भी लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, डिमांड भी लेफ्ट में शिफ्ट हुआ। बोलो समझ में आया क्या? हाँ। अरे बाबा बहुत सिंपल सी बातें हैं ना यार, कुछ करने का ही नहीं ना बाबा, कछु नहीं करना है, कछु भी नहीं करना है। चलिए सरकार, चलिए चलिए चलिए।
यस सरकार, मूविंग टुवर्ड्स प्राइस आउटपुट परफेक्ट डिटरमिनेशन अंडर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसके साथ हम शुरू कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन। देखो एक बात बताओ, परफेक्ट कंपटीशन क्या है? आप सारे बच्चे जो सीए की एग्जाम दे रहे हो, आप परफेक्ट कंपटीशन में हो सकते हो, मतलब क्योंकि देखो अब आप बोलोगे अरे सर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई दिमाग वाला है, कोई क्या है, कोई क्या वाला है, लेकिन सबको कोर्स मटेरियल तो वही पढ़ना है, एफर्ट्स होते लगाने, एग्जाम का पेपर तो वही देना है, ठीक है ना? देयर आर परफेक्ट कंपटीशन मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। यस सरकार, ऑल गुड्स मस्ट सेलेक्ट सिंगल मार्केट प्राइस, सारे गुड्स एक ही प्राइस पे बिक रहे। क्यों? मुझे एक बात बताओ, परफेक्ट कंपटीशन में हम प्राइस टेकर होते हैं या प्राइस मेकर होते हैं? सर परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग प्राइस टेकर होते हैं, करेक्ट? तो चूंकि परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग प्राइस टेकर होते हैं, तो जो मार्केट में प्राइस डिसाइड हो गई होगी, इसलिए सब लोग सिंगल मार्केट प्राइस पे माल बेच रहे हैं, ठीक है? एवरी फर्म इज फ्री टू से एंटर द मार्केट और टू गो आउट ऑफ इट। एक फर्म आजाद है, आना है तो आए, नहीं आना है तो नहीं आए, जाना है तो जाए, फर्म्स एकदम आजाद है, ठीक है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। सर परफेक्ट नॉलेज होता है, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है? हाँ जी सरकार। क्या यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है? हाँ, क्योंकि भैया आपके पास ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं है एंड सारी के सारी फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है। तो मुझे एक बात बताओ, प्राइस मेकर कौन से टाइप ऑफ मार्केट में होते हैं हम लोग? सांसों की माला में सिमरू में सी का नाम। सरकार हम लोग प्राइस मेकर होते हैं मोनोपोली में। यस सरकार, अब ध्यान से सुनो, यहां पर क्या होता है, जहां पर डिमांड और सप्लाई आके मिल जाता है, ये प्राइस आ जाती है। हाँ जी सरकार, और यही प्राइस सब लोगों को मिलती है, यानी इक्विलिब्रियम में सभी को प्राइस माननी पड़ती है। तो प्राइस इज इक्वल टू डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। प्राइस इज इक्वल टू डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है सरकार? अब यहां पर एक बात समझते हैं, वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट मार्जिनल कर्व, ठीक है? वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट मार्जिनल कर्व ऑफ अ फर्म in a perfect competition industry is that it depreciates the firm supply curve, marginal cost and supply curve price for a price। देखो सुनो सुनो सुनो, ये क्या होता है, ये थोड़ा सा जो है सप्लाई कर्व जैसा जा रहा है। हाँ जी सरकार, ठीक है? कैन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न प्रॉफिट? देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वैसे तो अब यहां पे समझना, अ फर्म्स एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। हाँ जी सरकार, इंडिकेटिंग नॉर्मल और जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऑकर्स व्हेन एवरेज रेवेन्यू एक्सीड टोटल कॉस्ट। देखो भैया ये यूजुअली होता ही नहीं है, आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आप तब कमाते हो जब आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता है। यहां पर ऐसा नहीं होता है, आपका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन अ फर्म जस्ट मीट्स इट्स एवरेज टोटल कॉस्ट इट अर्न्स अ नॉर्मल प्रॉफिट। आपका अगर ये हो रहा है तो आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो। हाँ जी सरकार, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लॉसेस हो सकते हैं, वो तो बिल्कुल हो सकते हैं, है ना? लॉसेस कब होंगे? जब आपका रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज्यादा है। हाँ जी सरकार, आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज कब करते हो? जब आपका एमआर इज इक्वल टू एमसी होता है, ठीक है? तब जाके आपके लॉसेस थोड़े से रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है? हाँ जी सरकार, द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट द मिनिमम फिजिबल कॉस्ट। आप सबसे कम कॉस्ट पे सबसे ज्यादा आउटपुट निकालना चाहते हो। कंज्यूमर पे द मिनिमम पॉसिबल प्राइस जस्ट विच कवर द मार्जिन कॉस्ट। भाई कंज्यूमर, देखो आप अपनी कॉस्ट कम रखना चाहते हो तो कंज्यूमर भी कम ही देना चाहता है। ये बोलता है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ठीक है? ठीक है सरकार। प्लांट्स आर यूज्ड एट फुल कैपेसिटी इन लॉन्ग रन सो देयर इज नो वेस्टेज, ताकि आपका एमसी इज इक्वल टू ए, यानी आपकी जो एडिशनल कॉस्ट है वही आपकी एवरेज कॉस्ट है। आप अपने प्लांट्स को 100% यूटिलाइजेशन में ला रहे हो। फर्म्स ओनली अर्न अ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न होता है? व्हेन एसी इज इक्वल टू एआर। इसी के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये मान के चलना। फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट एमसी इज इक्वल टू एमआर, बट द लेवल ऑफ प्रॉफिट आर जस्ट नॉर्मल। आप यहाँ पे कितना ही प्रॉफिट कमा लो, आप यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। देयर इज द ऑप्टिमम नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, बहुत भरे में, ठीक है? लॉन्ग रन में लॉन्ग एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, सारे के सारी चीजें इक्वल होती है, क्योंकि आप रिसोर्सेस को 100% फुल्ली यूटिलाइज चलाते हो। अगर कोई बंदा यूटिलाइज नहीं चलाएगा तब क्या होगा? सर अगर कोई बंदा यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा तो पंगे वाली बात है।
समझ रहे हो क्या? हाँ जी सरकार, बहुत सिंपल है बाबा, बहुत सिंपल है। अब आते हैं हम मोनोपोली की तरफ। मोनोपोली, यस सर, मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है? सिंगल सेलर। आपको नीचे है, आपको नहीं, दुनिया का मालिक है बाबा, आपको नीचे है। ऐसे नहीं, ऐसे अपनी छेड़े बाबा, अपनी छेड़े मालिक, अपनी छेड़े बाबा, अपनी छेड़े। ठीक है, तो मोनोपोली का मतलब क्या होता है? अकेले बेचने वाला है, सिंगल सीलर है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। पर प्योर मोनोपोली इज नेवर फॉल इन प्रैक्टिस। वैसे तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन भी एग्जिस्ट नहीं करता, प्योर मोनोपोली भी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि दोनों परफेक्ट मार्केट के एग्जाम्पल है। 100% परफेक्ट मार्केट कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट कर सकती है, नहीं वो मोनोपोली एग्जिस्ट कर सकता है। अब हम इसको समझोगे, मैं आपको समझाता हूं शॉर्ट में। दो किराने वाले, ठीक है, अब अगर कोई एक आदमी 1 रुपए महंगा भी दे देना तो लोग उससे खरीद लेते हैं, अगर वो अच्छे से बात करता है तो परफेक्ट कंपटीशन जैसी चीज होती होगी मान लिया, लेकिन 100% मैच होना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है सर, यहां पर क्या होता है? सिंगल सेलर ऑफ प्रोडक्ट, और कोई माल बेचने वाला है नहीं, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो सनम। बेरियर्स टू एंट्री है, हाँ जी सरकार, कोई एंटर कर ही नहीं सकता क्योंकि आप अकेले बेचने वाले हो। वैसे एक एग्जांपल देता हूं, IRCTC जो है पूरे इंडिया में अकेले ही टिकट बेच सकता है, तो वहां पर वो मोनोपोली है। अब आप बोलोगे सर गूगल भी मोनोपोली, गूगल की मोनोपोली नहीं, गूगल का मार्केट शेयर 98.7% ही है, 1.3% किसी और के पास भी है। सर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है? नहीं सरकार, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई आपके आसपास भी नहीं आ पा रहा है, ना तो प्राइसिंग वगैरह कोई किसी भी चीज में नहीं आ पा रहा है। मार्केट पावर आपके पास बहुत ज्यादा है, आप जो पैसा चार्ज करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई रोक ही नहीं रहा। अच्छा, यहां पे आगे क्या है? MR कर्व इज हाफ ऑफ AR कर्व, ठीक है, यस सरकार, आ जाओ। AR एंड NR बोथ आर नेगेटिवली स्लोप्ड, ये सब कीवर्ड्स याद है ना। द स्लोप ऑफ MR कर्व इज ट्वाइस ऑफ द AR कर्व। देखो आप दोनों चीजें बोल सकते हो, मैं बोल सकता हूं MR इज हाफ ऑफ AR, या फिर मैं कह सकता हूं AR इज डबल ऑफ MR, बात एक है ना। मैं बोलूंगा MR इज हाफ ऑफ AR, ठीक है, MR इज हाफ ऑफ AR। चलो सिंपल है क्या? यस सरकार। एक सेकेंड, चलो बहुत सिंपल सी बात है। हाँ अच्छा, AR कैन नॉट बी जीरो बट MR कैन बी जीरो इवन नेगेटिव, ये तो हम जानते हैं। मार्जिनल जो होता है वो कभी भी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एवरेज या टोटल जो होता है वो नेगेटिव नहीं जाता है, ठीक है, हाँ जी सरकार। अच्छा, अब यहां पर यह बात सिंपल है। हाँ अच्छा, एक सेकेंड, मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोली यहां पर है। चलो अब मैं यहाँ पे आपको, ये शायद रह गया है पर मैं आपको 5 मिनट अपन ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन इसको 5 मिनट ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। हमारे इसमें एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, हमारे इसमें होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग आदमी से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। क्या अगर हम लोग सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग आदमी से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है? जी हाँ, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सर आप कब करते हो? सुनो बाबा ध्यान से, एक सेकेंड। हाँ यस सरकार, ये रहा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब अगर आपके पास, सुनो मेरी बात, अगर आपका कोई माल नहीं बिक रहा है और अगर आप किसी माल उसी माल को सस्ते में बेचना चाहते हो तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या? हाँ जी सरकार, सिंपल सी बात है, ठीक है, ठीक है। तो क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है? हाँ जी सरकार। अब मैं आपको समझाता हूं। आप बार्स में जाते हो, बार्स में आप तो जान नहीं जाते हो, जाना भी नहीं चाहिए, मैं आपको इसे बता रहा हूं। बार्स मतलब जहां पे ये अश्लील चीजें बिकती है ना, ये गंदी गंदी चीजें, हाँ, तो इन सारी अश्लील जगह पे ना एक कॉमन चीज होती है, ठीक है, इन सारी अश्लील जगह पर ना एक बहुत कॉमन चीज होती है। यहां पर ना दिन में सस्ते में माल मिलता है, आई मीन दारू मिलती है, ठीक है। पता है सस्ते में जो मिलती है उसे कहते हैं हैप्पी आवर्स। हैप्पी आवर्स में हैप्पी आवर्स, तो ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। तो हैप्पी आवर्स में क्या होता है? हैप्पी आवर्स में जो शाम को अगर मान लो फॉर एग्जांपल, मुझे पता नहीं है ज्यादा, अगर शाम को कोई ड्रिंक 500 रुपए की, तो हैप्पी आवर्स में ड्रिंक 200 रुपए की या 300 रुपए की मिल जाएगी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यूजुअली लोग दिन में पीने नहीं जाते हैं, इसीलिए अपने प्रोडक्ट को डिस्काउंट में बेचा जाता है ताकि जो दिन में पी सकता है वो पीजे। और हमारा
दिन का जो समय है, क्योंकि हम वेटरों को तो सैलरी दे रहे हैं, हम रेंट तो हम भर ही रहे हैं, हम इस जगह को यूटिलाइज कर ले। इसका एक और तरीका होता है, जैसे मूवीज में, मूवीज भी लोग ना शाम को ज्यादा जाते हैं, सुबह नहीं जाते, तो सुबह की मूवी सस्ती होती है, शाम की महंगी होती है, इसलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि हाँ जी सरकार आप कर सकते हो, है ना। अब इसके मल्टीपल तरीके होते हैं। अच्छा, लेकिन पीकू साहब ने 3 इसकी वो दी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पीकू साहब ने 3, अच्छा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सबसे पहले आप ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, आप अपने सरप्लस स्टॉक को वो करना चाहते हो, ज्यादा क्वांटिटी में माल बनाओगे तो आपको फायदा होगा, आप फॉरेन मार्केट को भी कैप्चर करना चाहते हो, और आप अपने प्राइसिंग के थ्रू अपने आप को बड़ा करना चाहते हो, ठीक है। अब हमारे तीसरे, हाँ, हमारे पीकू साहब ने 3 स्टेज, 3 डिग्री दी है, ठीक है, 3 कारण दिए हैं कि कैसे कैसे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। पहली डिग्री बात करती है माथा देख के तिलक लगाना, मतलब आप, सिंपल सी बात है, आप अगर अमीर दिख रहे हो तो आपको 100 रुपए वाली चीज 1000 में बेच देंगे, और अगर आप गरीब दिख रहे हो तो आपको 100 वाली चीज 110 में बेच देंगे, ठीक है। तो सेम चीज एक आदमी को 1000 में बेचना है, एक आदमी को 200 रुपए में बेचना, इसे कहते हैं माथा देख के तिलक लगाना। एक होती है सेकंड डिग्री, ये क्वांटिटी के ऊपर तो बहुत लॉजिकल है ना, अगर आप ज्यादा सामान खरीदोगे तो हम सस्ते में देंगे, ठीक है, और सीधी सी बात है, ठीक है, तो ज्यादा खरीदोगे तो क्या करेंगे। थर्ड डिग्री कहती है अलग अलग मार्केट में माल बेचना, ठीक है, मतलब आप अलग अलग मार्केट में, अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो। जैसे आईफोन जो है अमेरिका में इंडिया से सस्ता बिकता है, करेक्ट, मतलब इंडिया में आईफोन महंगा है और अमेरिका में सस्ता, करो टैक्सेस, अरे बाबा नहीं, उसके बावजूद इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, फिर भी महंगा बिक रहा है ना, तो वहां पे शायद $1000 से शुरू हो जाता है, यहां पे ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि भैया यहां पे सेम यूनिट है, सब कुछ सेम है, लेकिन आप उससे ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हो, ठीक है। हाँ जी सरकार, तो क्या ये बहुत सिंपल सी बात है? हाँ सर, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ सरकार, इसे कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। फिर एक होता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। सर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या होता है? देखो भैया, परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या था? सर बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं, सेल प्रोडक्ट है, सब कुछ सेम है, ठीक है। मोनोपोली में क्या था? सर अकेले बेचने वाला है, प्रोडक्ट मैचिंग होगा, सब कुछ अलग अलग है। बीच में इन दोनों की खिचड़ी बना के पैदा हुआ मोनोपोलिस्टिक। बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर, प्रोडक्ट सेम भी है, अलग भी है, क्योंकि प्रोडक्ट में स्लाइटली डिफरेंस है। सिंपल से बताता हूं, लाइफ बॉय और डेटॉल, टूथपेस्ट इंडस्ट्रीज, अगरबत्ती इंडस्ट्रीज, या लाइफ बॉय और डेटॉल। एक बार एग्जाम में पूछा भी था कि टूथपेस्ट इंडस्ट्रीज कौन से मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। बट लाइफ बॉय और डेटॉल दोनों ही 99.99% कीटाणु मारते हैं, तो ये दोनों जो है वो एक तरीके से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ना। हेड एंड शोल्डर हो या फिर जो दूसरे भी आते हैं शोल्डर वाले, सब सेम है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है। हाँ सर, बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं। क्या प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है? प्रोडक्ट पूरा अलग नहीं है, मोनोपोली जैसा नहीं है, प्रोडक्ट में स्लाइटली डिफरेंशिएशन है ना। प्रोडक्ट में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ ब्रांडिंग है, कुछ ये है ना, थोड़ा सा कंट्रोल आपके पास। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, इसमें भी जब जिसकी मर्जी आए, जितना भी आए, जितना भी जाए, सब पॉसिबल है। एंटी एग्जिट जिसको जैसे करनी है कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी वो है ना, ऐसा। नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन में क्या, फर्स्ट फेज में आपका झगड़ा प्राइस के कारण नहीं होता, फर्स्ट फेज में आपका झगड़ा होता है खुशबू के लिए। आपने 4 परफ्यूम ली, अब चारों में से आप रेट बाद में देखते हो, पहला परफ्यूम लगा के देखते हो। कुछ लोग बोलते नहीं, हम तो पहले रेट ही देखते हैं, मैं भी पहले रेट ही देखता हूं, पर मैं तुमको समझा रहा हूं, ठीक है। तो रेट दे दिया, हाँ, चारों का रेट दे दिया, हाँ, चारों 1000 रुपए की बोतलें हैं, हाँ। अब अपन ना परफ्यूम लगा के देखते हैं कि कौन सी अच्छी लग रही है। तो यहां पर ना प्राइस से ज्यादा लफड़ा जो है उसके ऊपर, तो प्रोडक्ट में जो है स्लाइटली कंट्रोल है, प्रोडक्ट पूरा अलग नहीं है ना। जैसे लाइबो और डेटाबेस दोनों 99.99% की तरह मारते हैं, लेकिन उसके अलग भी चीज होती है ना, ऐसा, ठीक है। चलो, ये होती है, अब हमारा इसका कर्व होता है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या होता है, जो AR और MR का कर्व बनता है ना, जैसे दिखता ये सेम है, दिखता ये मोनोपोली जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोनोपोली में MR जो है वो हाफ होता है, यहां पर हाफ नहीं होता, यहां पर AR के पास में होता है। तो अगर ये मोनोपोली होता तो ऐसा कुछ कर्व बनता, ऐसा, ठीक है, ये वाला कर्व नहीं होता। लेकिन चूंकि ये मोनोपोलिस्टिक है, इसलिए इसका कर्व होता है थोड़ा सा पास में होता है, करेक्ट। हाँ जी सरकार, चलिए देखो, शॉर्ट रन में आप लॉसेस कर सकते हो, बट हाँ जी सरकार, ये ओवरऑल आप इसमें भी मोनोपोलिस्टिक में फायदे में रहोगे। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोगों से, अगर यहां तक पहुंच गए हो तो वीडियो में ना कमेंट करके जरूर जाना, क्या ये सीरीज आपको हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर ये सीरीज आपको हेल्प कर रही है तो मैं ऐसे और 4 रिविजन लेके आऊंगा। ये 4 रिविजन उन बच्चों के लिए है
जिन्हें एक बार ना बस एक क्विक रिविजन की जरूरत थी, जिन्हें ना एक बार ना बस एक बार समझने की जरूरत थी कि यार ये थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होता कि अच्छा वो हाफ किस में है, टिल्टेड किस में है, ट्विस्टेड किस में है, ऐसा कंफ्यूजन होता है ना, बस उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सर्विस। ठीक है, देखो यहाँ पे ओलिगोपोली का मतलब होता है कंपटीशन ही कुछ लोगों के बीच में है। इसे प्रोफेसर स्टिंगलर ने डिफाइन किया था। इसमें हम लोग कह रहे हैं कि भैया देखो लोग हैं तो बहुत सारे, मतलब बहुत सारे लोग ही नहीं है, लोग ही जरा से, ठीक है, जरा से लड़ मारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी मल्टीपल चीजें होती है, प्योर ओलिगोपोली और परफेक्ट ओलिगोपोली। जब आप होमोजीनियस प्रोडक्ट लेकर, देखो प्योर सेलर एंड सो मेनी बायर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, है ना, ये सब जो इंडस्ट्रीज है, ये बेचने वाले कुछ हैं, खरीदने वाले बहुत सारे हैं, करेक्ट। तो इसलिए प्योर ओलिगोपोली, ठीक है, करना है। हाँ, अब आते हैं अपन टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली में। प्योर ओलिगोपोली और परफेक्ट ओलिगोपोली क्या होता है? प्योर और परफेक्ट में ये होता है होमोजीनियस, ठीक है, ओपन एंड क्लोज। इन एन ओपन ओलिगोपोली मार्केट न्यू फर्म्स कैन एंटर इन द मार्केट। क्या ओपन के अंदर लोग घुस सकते हैं? हाँ जी सरकार, ओपन ओलिगोपोली के अंदर जिसकी इच्छा है वो घुस सकता है, मस्त मजे कर सकता है, पार्टी कर सकता है, जिंदगी जी सकता है। ठीक है, क्लोज के अंदर नहीं घुसने देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। एक होता है कोलिसिव एंड कॉम्पिटिटिव। When few firms oligopoli market come to a common understanding और act in coalition, मतलब भैया मिल बैठ के काम करते हैं, वो होता है कोलिसिव। लड़ मरते हैं होता है कॉम्पिटिटिव। मिलजुल के काम करता है होता है कोलिसिव, लड़ मरते हैं होता है कॉम्पिटिटिव। ठीक है, हाँ जी सरकार। पार्शियल और फुल ओलिगोपोली क्या होता है? द डोमिनेटिंग फर्म विल बी एट द प्राइस लीडर। इन फुल ओलिगोपोली मार्केट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एब्सेंस ऑफ द लीडर। तो पार्शियल मतलब क्या हो गया कि भैया कोई है ध्यान रखने वाला, कोई है हमारे लड़ने वाला है, कोई प्राइसिंग सेट करने वाला, बाकी के अंदर नहीं होता। सिंडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। सिंडिकेटेड ओलिगोपोली रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर द फर्म सेल देयर प्रोडक्ट थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट। ठीक है, हाँ जी सरकार। तो भैया आप एक सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट के थ्रू कर रहे हो, हाँ जी सरकार, आप एक सेंट्रल सिंडिकेट के थ्रू कर रहे हो, वो गया। एंड अदर देन अपना ऑर्गेनाइज हो जाएगा कि खुद ही से पूरा सिस्टम बना हुआ है और खुद ही से पूरा काम कर रहे हैं। यहां पर होता है किंग डिमांड कर्व, जो दिया है पॉल ए स्वीजी ने। ठीक है, पॉल ए स्वीजी ने दिया है कि यहां पर क्या होता है, लोग प्राइस को ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। सुनो पढ़ना, द प्राइस विल बी केप्ट अनचेंज फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू द फियर ऑफ रिटरेशन एंड प्राइस टेंड टू बी स्टिकी एंड इनफ्लेक्सिबल। यहां पर प्राइसिंग ज्यादा चेंज नहीं होती है। यहां पर एक बात होती है जो मानी जाती है, अगर एक प्राइस गिराता है तो सब प्राइस गिराते हैं, एक प्राइस बढ़ाता है तो सब प्राइस नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसा यहां पर होता है। अच्छा, यहां पर क्या होता है, यहां पर इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा है एक दूसरे के ऊपर। यहां पर मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की बहुत ज्यादा कीमत है। ठीक है, यहां पर सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। ये सब याद आ रहा है? हाँ जी सरकार, याद आ रहा है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ और भी चीज होती है। ड्यूओपोली क्या होता है? मोनोपोली मतलब अकेले बेचने वाला, ड्यूओपोली मतलब दो लोग बेचने वाले। वेरी सिंपल सर। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल बायर। मोनोपोली का मतलब होता है, सुनो, मोनो मतलब वन, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, मोनो मतलब वन, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, मोनोपोली मतलब मोनो मतलब वन, सोनी मतलब सिंगल बायर, मतलब एक ही है आदमी खरीदने वाला। ओलिगोपोली मतलब फ्यू, ओलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर, ओलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर, ओलिगोपोली मतलब फ्यू बायर, ओलिगोपोली मतलब फ्यू बायर। बायलैटरल मोनोपोली मतलब एक ही है बेचने वाला, एक ही है खरीदने वाला, साथ में मरते हैं अपन लोग। ठीक है, बायलैटरल मोनोपोली मतलब दोनों तरफ से। हाँ जी सरकार। मोनोपोली मतलब अकेले अकेले। हाँ जी सरकार। तो बायलैटरल मोनोपोली मतलब एक ही अकेला ही बेचेगा, अकेला ही खरीदेगा, ज्यादा लोचा लफड़ा जलेबी फाफड़ा नहीं है। ठीक है, ज्यादा लोचा लफड़ा जलेबी फाफड़ा नहीं है, अकेला ही है बेचने वाला। ठीक है गाइस, चलिए आई होप यहां तक की सारी कहानियां क्लियर होगी। एंड आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि एक बार आप पढ़ के आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको सेशन कैसा लगा। तो फिर मैंने इस चैप्टर का सबसे पहले इसलिए बनाया ताकि मुझे बच्चों को चैप्टर की जरूरत पड़ती है, तो मैंने इसलिए सबसे पहले इस चैप्टर का बनाया था। ठीक है, चलिए गाइस, आई थिंक थैंक यू सो मच स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर, सी गाइस, मिलते हैं। चलो बाय बाय, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, बाय बाय गाइस, बाय बाय।